हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाति क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ केमिस्ट्री एंड द टॉपिक इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दिस टॉपिक इज चैप्टर नंबर 16, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर। नाउ स्टूडेंट्स, सी ये चैप्टर के नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि दैट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ, कि कैसे केमिस्ट्री इज प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अगर हम बात करें medicines की, तो medicines are what? They are chemicals. If you talk about the food, right? Food preservatives which we add to increase the shelf life, so they are also chemicals. If you see cleansing agents like soap, detergents, they are also chemicals. If you see ourselves, we are also chemical creations only, right? And that too controlled by chemicals like hormones. So today we are going to appreciate the role of chemistry, and let us begin with this chapter. अगर हम सीबीएसई सिलेबस देखें तो सीबीएसई हैज डिवाइडेड दिस चैप्टर इन 3 पार्ट्स: केमिस्ट्री इन मेडिसिन, देन केमिस्ट्री इन फूड इंडस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ क्लींजिंग एजेंट्स। सो टुडे आई एम टेकिंग केमिस्ट्री इन मेडिसिन। सो फर्स्ट हम लोगों को जो टर्म पढ़ रहा है इन दिस केमिस्ट्री इन मेडिसिन, दैट इज ड्रग्स, राइट? सो ड्रग्स सुनते ही दिमाग में कुछ नेगेटिव आता है कि ये ड्रग्स क्या है, राइट? पर ये ड्रग क्या है आपके पास में? इन केमिस्ट्री ड्रग इज अ केमिकल ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, जिसका मास बहुत कम हो। अब कितना कम होना चाहिए ड्रग का मास? इसका मास होता है आपके पास 100U to 500U, राइट? एंड ड्रग जब इंटरैक्ट करता है बायोमोलिक्यूल्स के साथ, नाउ बायोमोलिक्यूल्स लाइक योर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड योर लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, सो इनके साथ जब ये ड्रग इंटरैक्ट करता है, ये एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स तो हमारी बॉडी के अंदर है ना, तो ये एक तरीके का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इफ दिस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज यूजफुल फॉर अस, अगर ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारे लिए यूजफुल है एंड इट इज थेरेप्यूटिक, therapeutic means it is used in some therapy, it is used in the diagnosis or treatment, right, or cure of disease, then we call this kind of drug as medicine. So medicine ka definition should be very clear, that medicines are those drugs which when interact with biomolecules produces a therapeutic action, right? Produces a biological response which is useful for us, right? So यहाँ से हमें एक चीज तो बहुत क्लियर है कि सारे ड्रग्स तो मेडिसिन नहीं है, right? सारे ड्रग्स मेडिसिन नहीं है, but all the medicines are drugs. Okay? Now next term is this, that कि medicines तो हमें पता है कि हमारे लिए अच्छी होती हैं, लेकिन all the medicines are potent poison also. तो अब आप बोलेंगे कि medicines तो हमें डॉक्टर्स देते हैं फॉर आवर गुड, बट ये पोटेंट पॉइजन्स कैसे हैं? दे आर पॉइजन्स इफ वी टेक देम मोर देन व्हाट रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने आपको कहा ये गोली आपको खानी सुबह शाम, अब आप उसी गोली को खा रहे सुबह शाम दिन रात, राइट? तो वो क्या होगा? दैट विल डेफिनेटली बी पॉइजन, और इफ यू आर टेकिंग इट इन हायर डोजेस। सो मेडिसिन आर गुड फॉर अस when we are taking it according to what advised by the doctor and in the recommended amount. थर्डली हमें एक टर्म यहाँ पे बहुत सुनने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी, नाउ कीमो मीन्स केमिकल, राइट? इफ यू सी दिस टर्म कीमोथेरेपी, आपने सुना भी होगा, कैंसर पेशेंट्स दे ऑफन गो फॉर दिस थेरेपी। सो कीमोथेरेपी इज द यूज ऑफ केमिकल, राइट? कीमो मीन्स केमिकल। सो इसमें हम क्या करते हैं? कीमोथेरेपी में वी आर यूजिंग केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक एक्शन. Therapeutic action I've just told you, that is we use chemicals for the diagnosis, for the treatment, for the prevention of disease. तो अगर हम लोग केमिकल्स को यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस, फॉर द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज कीमोथेरेपी. So after this, after knowing about what are drugs, right, let us just understand the classification of drugs. So let us just understand the classification of drugs. So drugs are classified into 4 categories. Okay, so there is 4 categories in which we have classified drugs. So what are these categories? Let's just understand the classification of
drugs. So first classification is on the basis of pharmacological effect. The second classification is based on the drug action. The third classification is based on the chemical structure. And the fourth classification है आपका molecular targets. So ये जानना बहुत जरूरी है. आप सोच रहे होंगे कि क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है. क्लासिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्लासिफिकेशन ही हमको हेल्प करता है, फार्मासिस्ट को हेल्प करता है कि वो किस तरीके से ड्रग्स को डिजाइन करते हैं. तो यहाँ देखिए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. दिस फर्स्ट इफेक्ट इज वेरी यूजफुल फॉर डॉक्टर्स, राइट, बिकॉज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे डॉक्टर्स कैन हैव वाइड वैरायटी ऑफ मेडिसिन जो कि वो यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल analgesics. So analgesics are basically those drugs which help in killing pain. So they are, in short, you can call them painkillers, right? You can call them painkillers. Analgesics are painkillers. So अगर किसी को बहुत पेन हो रहा है, right, so doctor will recommend an analgesic. अब analgesic में doctor is having a lot of option. Doctor can give paracetamol, he can give aspirin, he can give even morphine also in recommended doses. So doctor is having a lot of option under this category of analgesic depending upon what is the problem of the patient. So this is very effective for doctors. If you see the drug action, the second classification, the second classification is on the basis of drug action. अब नाम से ही समझ आते हैं कि ड्रग क्या काम करने वाला है, राइट. सो आप देखेंगे यहाँ पे एक ड्रग का मैं आपको नाम देती हूँ, कैटेगरी है ड्रग्स का, एंटीहिस्टामिन्स. नाउ एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट. सो अगेंस्ट हिस्टामिन. अब ये हिस्टामिन क्या है ये तो मैं थोड़ी देर बाद आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी. हिस्टामिन आपके पास में केमिकल है जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. अब मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है. सो दैट ड्रग विच इज गोइंग टू वर्क अगेंस्ट हिस्टामिन, हिस्टामिन के एक्शन को रोकने वाला है, उसके एक्शन को इनहिबिट करने वाला है, that drug is known as antihistamine. So on the basis of drug action means what the drug is going to do in our body. drug हमारी बॉडी में क्या काम करने वाला है on that basis. Third category is on the basis of chemical structure. There are many drugs जिनका chemical structure जो है कई हद तक मैच करता है. For example, I'm giving you one, sulfonamides. If you see sulfonamides, they have common structure. Right, this is the structure of sulfonamides. एक रिंग है, यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका NH ग्रुप है और सॉरी सल्फोनामाइड है, सो SO2 ग्रुप है एंड देन NH ग्रुप है. R here मैंने लगा दिया. So this part is common in all the sulfonamides. Only we are changing the alkyl part and we are getting the different kind of drugs. So sulfonamides जो है, all the sulfonamides, they are having this part, the part which I have circled, this part कॉमन इन द स्ट्रक्चर. एंड ये देखा गया है कि जिन ड्रग्स में कॉमन पोर्शन रहता है, कॉमन पार्ट स्ट्रक्चर में रहता है, दे हैव सेम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, राइट. सो अगर मैं एग्जांपल लूं सल्फोनामाइड्स का, तो सल्फोनामाइड्स हैव सेम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड ऑल दीज ड्रग्स आर एंटी बैक्टीरियल इन नेचर, right. All the sulfonamides are antibacterial because they have this part common in their structure. Last but most important one, this one is very important, okay, last है but बहुत important है, that is molecular targets. So on the basis of molecular targets, so see, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि ड्रग हमारी जो बॉडी में जाता है, it interact with biomolecules, right. So biomolecules are the drug targets, right. इनको हम लोग टारगेट मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं. So जो molecular targets है, they are basically carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, etc. So they are your molecular targets. ये वो targets है जिसपे ड्रग जाके एक्ट करने वाला है, right? And अगर ड्रग is having a common structure, right, same pharmacological activity, in that case the mechanism of action on the molecular target will be same. Okay, so this is drug classification. After understanding the classification of drugs, we have to understand the drug target interaction. कि भाई ये ड्रग जो है ये जा रहा है मॉलिक्यूलर टारगेट से इंटरैक्ट कर रहा है.
अब ये इंटरेक्शन कैसे होता है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ इंटरेक्शन of the drug with the target. So here if you see the mechanism of interaction of drug with target, हम लोग एग्जाम्पल में तो देखो हमारे पास टारगेट में तो बहुत सारे टारगेट पॉसिबल है. हम कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, हम लोग लिपिड्स ले सकते हैं, हम लोग न्यूक्लिक एसिड ले सकते हैं, बट आई एम टेकिंग प्रोटीन. सो प्रोटीन में आई एम टेकिंग एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स. ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन. ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन. सी एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंजाइम है क्या, ये पता होना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि एंजाइम इज प्रोटीन. सो विच बायोमोलिक्यूल इज एंजाइम? इट इज बेसिकली प्रोटीन. सो इट्स बेसिकली अ प्रोटीन एंड ड्रग इंटरैक्शन. ओके, सो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स. एंड अगर आपसे कोई सिंपलेस्ट डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज एंजाइम, आपको कुछ पता हो या ना हो, इतना तो आई एक्सपेक्ट कि सब बच्चों को पता होता है. दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. सो एंजाइम्स आर फर्स्ट प्रोटीन एंड सेकेंड थिंग इज दैट दे आर बायो कैटलिस्ट. That is, they help in the catalysis of biochemical reaction, the reactions which are undergoing in our body. So enzymes are basically biocatalyst. तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं. तो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम कैसे कैटेलाइज करते हैं, मतलब रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं. सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, क्योंकि अगर हमें पता चलेगा एंजाइम कैसे काम करता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि ड्रग एंजाइम को कैसे इनहिबिट करेगा, कैसे उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा. सो कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये समझना बहुत जरूरी है. हालांकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. नाउ कैटेलिटिक एक्टिविटी एंजाइम की होती है बिकॉज ऑफ इट्स टू प्रॉपर्टीज. दो रीजन है, उसकी दो प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से एंजाइम कैटालिसिस करता है. वो क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि एंजाइम जो है वो होल्ड कर सकता है. एंजाइम कैन होल्ड, पकड़ के रख सकता है. किसको? कैन होल्ड द सबस्ट्रेट. अब ये सबस्ट्रेट कौन है भाई? ये सबस्ट्रेट वो है जिसकी रिएक्शन को एंजाइम फास्ट करा रहा है, जिसकी रिएक्शन को एंजाइम कैटेलाइज करा रहा है. ओके, सो एंजाइम कैन होल्ड द सबस्ट्रेट टू इट्स एक्टिव साइट. ये एक्टिव साइट क्या होती है? एक्टिव साइट वो साइट होती है जहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट को पकड़ के रखता है. सो एंजाइम कैन होल्ड द सबस्ट्रेट टू इट्स एक्टिव साइट थ्रू वेरियस बॉन्ड्स. ओके, सो पहला तो है दैट इट कैन होल्ड द सबस्ट्रेट टू इट्स एक्टिव साइट थ्रू वेरियस बॉन्ड्स. अब ये कैसे है? यहां देखिए, ये मैंने बना दिया आपका एंजाइम. दिस इज एंजाइम और ये है एंजाइम की एक्टिव साइट. ये जो साइट होती है जिसको हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं, ये एक्टिव साइट बहुत स्पेशल साइट होती है. राइट, दिस एक्टिव साइट इज अ वेरी स्पेशल साइट. यहाँ कोई भी आके नहीं अटैच हो सकता है. ओके, सो एंड दिस इज द सबस्ट्रेट. दिस इज द सबस्ट्रेट जिसकी रिएक्शन करानी है एंजाइम को. सो दिस इज द सबस्ट्रेट. सो सबस्ट्रेट का शेप और एक्टिव साइट का शेप इज इन सच अ वे दैट कि सिर्फ और सिर्फ ये सबस्ट्रेट ही इस एंजाइम में आके फिट हो सकता है, कोई और आके इसमें फिट नहीं हो सकता. राइट, इट इज जस्ट लाइक अ लॉक इन की मैकेनिज्म, कि आपके लॉक में एक पर्टिकुलर लॉक की एक की रहती है, वही की उस लॉक को ओपन कर सकती है. कोई भी की हम लेकर आए और लॉक को ओपन करें तो क्या वो ओपन होगा? नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज की का शेप एंड जो लॉक का शेप है इसके अंदर हम उसको डाल रहे हैं, इट इज इन सच अ वे दैट द की कैन ओनली फिट देयर. Similarly, the shape of the substrate is in such a way that it can only go and fit in the active site. So, enzyme is going to hold the substrate to its active site. जैसे ही ये इस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट को होल्ड करेगा, राइट, तो सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा. और फिट हो गया, नाउ इट इज स्टक. पहले सबस्ट्रेट घूम रहा था इधर उधर, एंजाइम ने उसको अपनी एक्टिव साइट पे पकड़ के रख लिया. अब ये सबस्ट्रेट यहाँ फिक्स हो गया, नाउ इट इज नॉट मूविंग. नाउ द रिएजेंट जिसको भी इसके साथ रिएक्शन करनी है वो आएगा, सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करेगा, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा एंड द प्रोडक्ट विल डेफिनेटली गेट डिटैच फ्रॉम देयर. So this is the way how enzyme is working. Now I said that through various bonds, because अब substrate enzyme की active site पे ऐसे तो जाके चिपक नहीं जाएगा,
राइट, देयर शुड बी सम बॉन्ड, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड्स पॉसिबल है। यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड्स पॉसिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है आपका, ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड पॉसिबल है यहाँ पे आपके पास में, इवन वैंडरवाल्स भी हो सकता है, ऑल्दो इट्स वीक बट वैंडरवाल्स भी पॉसिबल है, डाइपोल डाइपोल भी पॉसिबल है, सो मेनी बॉन्ड्स आर पॉसिबल हियर between the enzyme and the substrate. So first activity is clear that enzyme is going to hold the substrate to its active site through various bonds. In this way the substrate will get attached to the active site, it will not move, then the reagent will come, it will attack on the substrate, convert it into product. This is the way enzyme is fastening the reaction, वो reaction को speed up कर रहा है। दूसरा उसका काम क्या होता है कि एंजाइम विल नॉट वेट फॉर रिएजेंट, ये एंजाइम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। सो ये आपके पास में एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट पे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, राइट, इसकी एक्टिव साइट पे क्या प्रेजेंट है आपके पास? फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, राइट, ये क्या करेंगे? सबस्ट्रेट को बोलेंगे आओ आप यहाँ लगो, एंड सबस्ट्रेट पे खुद ही एक्ट कर देंगे, राइट, दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद द सबस्ट्रेट ओनली एंड दे विल कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन. Okay, so enzyme के two functions clear. First, enzyme is going to hold the substrate so that the reagent can come, it can attack on the substrate, convert it into product. Second way is that enzyme will provide functional group, right? There will be functional group on the active site of the enzyme, and that functional group are going to act on the substrate and it will convert it into product. अब हमारा ड्रग क्या करता है? एंजाइम की एक्टिविटी तो हमें समझ आ गई कि एंजाइम ने क्या करना है, एंजाइम ने ये काम करना है, ऐसे करके एंजाइम अपना काम कर रहा है। अब ड्रग का काम क्या है? ड्रग का काम है एंजाइम को रोकना, एंजाइम को रोकना। एंजाइम को क्या करने से रोकना? अपना काम करने से रोकना। एंजाइम का काम जो चल रहा है बच्चों, आप देखोगे हियर एक्टिव साइट इज प्लेइंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज एक्टिव साइट पे ही आके सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है। तो ड्रग सोचेगा कि अगर मैं किसी तरह से एक्टिव साइट पे इस सबस्ट्रेट को ना लगने दूं, राइट, इफ आई स्टॉप द बाइंडिंग ऑफ या इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, देन आई कैन डिग्रेड द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, कैन स्टॉप द कैटालिटिक फंक्शन ऑफ द एंजाइम। सो ड्रग बेसिकली एंजाइम की कहां पे अटैक करता है? उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, राइट। अब ये जो ब्लॉकिंग होता है, ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, इसको बेसिकली इस रोकने को हम बोलते हैं इनहिबिशन, राइट। सो ड्रग बेसिकली इनहिबिट्स, आपको ये ध्यान रखना है, ड्रग इनहिबिट्स द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, राइट। ड्रग का काम क्या है? कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम को रोकना, राइट। दैट इज व्हाई दीज ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजाइम को रोकने वाले ड्रग्स। ओके, नाउ हमें देखना पड़ेगा व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, मींस किस तरीके से ड्रग एंजाइम को इनहिबिट करता है। सो देयर आर टू वेज बेसिकली, राइट। सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इनहिबिशन. सो आई होप इनहिबिशन इज क्लियर. इनहिबिशन मींस the drug is going to inhibit the catalytic action of enzyme. How it is going to inhibit the catalytic action? उसके एक्टिव साइट को ब्लॉक करके। अब उसके एक्टिव साइट को कैसे ब्लॉक करेंगे? सो इनहिबिशन में हम लोगों को समझ आना है, आप अच्छे से देख लीजिए। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ इनहिबिशन. ओके, सो टाइप्स ऑफ इनहिबिशन में वी हैव टू टाइप्स ऑफ इनहिबिशन. फर्स्ट इज competitive inhibition and the second one is non-competitive inhibition. अब नाम से बात क्लियर है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मीन्स एक कॉम्पिटिशन चल रहा है. तो जरा ये हम बना लेते हैं. ये हमारे पास में हमारा एंजाइम, वापस से एक बार समझते हुए, ये हमारी क्या है? एक्टिव साइट. आई होप इतना तो आप लोगों को होगा. स्टूडेंट्स देखिए, अगर ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है इनहिबिशन, जो कि कई बार एग्जाम्स में आता भी है, तो आप लोगों को डायग्राम जरूर देना है, राइट. सीबीएसई वालों जब भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ही अपने आंसर को प्रेजेंट करना है. सो यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम व्हेन इनहिबिशन इज कमिंग, इज देयर. सो यहां देखिए आपके पास, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. ई आई एम यूजिंग फॉर एंजाइम, पूरा ही लिख देती हूँ. So
सो एंजाइम, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब जैसा एक्टिव साइट का शेप है कुछ उसी तरीके का हमारे पास सबस्ट्रेट है, दिस इज द सबस्ट्रेट जिसको जाना है। लेकिन अब हमें चाहिए ड्रग जो कि क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है इस एंजाइम की एक्टिविटी को। तो आप देखेंगे ड्रग का शेप एंड साइज देखो, ड्रग का शेप और साइज सबस्ट्रेट के बिल्कुल जैसा है, मतलब ड्रग ने सबस्ट्रेट को कॉपी कर लिया है इन टर्म्स ऑफ इट्स शेप एंड साइज। सो हियर दे बोथ, ड्रग एंड सबस्ट्रेट आर गोइंग टू फाइट, दे आर गोइंग टू कॉम्पीट फॉर द एक्टिव साइट। अब ड्रग ज्यादा पोटेंट है तो ड्रग जाके लगेगा यहाँ पे, राइट। अब ड्रग अगर यहाँ पे जाके लग जाएगा तो क्या ही बेचारा सबस्ट्रेट इस साइड पे आके अटैच हो सकता है? नो, नो सबस्ट्रेट अटैचमेंट, दैट मीन्स नो reaction. So in this way, this drug is blocking the active site, right? The drug is blocking the active site by getting attached to the active site. And why the drug is getting attached? Because it is completely mimicking the substrate. So यहाँ पे जो drug है वो बिल्कुल substrate के जैसा हुलिया लेकर, shape and size लेकर आ जाएगा, drug के साथ में substrate के साथ में लड़ाई करेगा, जीत जाएगा और जाके active site पे attach हो जाएगा। इन दिस वे ये सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इनहिबिट। सो इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द ड्रग इज जस्ट लाइक सबस्ट्रेट एंड इट मिमिक्स सबस्ट्रेट। नेक्स्ट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नाउ इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द सबस्ट्रेट इज रिलैक्स्ड। व्हाई द सबस्ट्रेट इज रिलैक्स्ड? बिकॉज सबस्ट्रेट को पता है कि मेरा तो कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, या मुझे आज किसी से इसके साथ लड़ाई नहीं करनी है फॉर द एक्टिव साइट। सो दिस इज एंजाइम, this is the active site and drug is and the substrate is relaxed, right? Because कोई competition नहीं है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि एक्टिव साइट के लिए तो लड़ाई होती ही नहीं, राइट? देयर इज नो लड़ाई फॉर द एक्टिव साइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्टिव साइट से। जो हमारा ड्रग है उसका शेप भी आप देखो, ड्रग जो है इट इज नॉट एट ऑल लाइक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के जैसा है ही नहीं, न शेप में है न साइज में है। यहाँ पे क्या होता है नॉन कॉम्पिटिटिव में, ड्रग बेसिकली चूजेस another site, a site which is other than the active site. इस साइट को हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। इस साइट को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। तो ड्रग चूजेस एलोस्टेरिक साइट। अब ये जो ड्रग है ये जाएगा और जाके कहाँ अटैच हो जाएगा? एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो जाएगा। जैसे ही ड्रग एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैच होता है तो उससे क्या होता है? उससे होता ये है कि जो एक्टिव साइट है जैसे ये इस पे अटैच होगा, राइट, एलोस्टेरिक साइट पे, तो उससे क्या होगा, जो एक्टिव साइट है उसकी शेप चेंज हो जाती है। अब ये मेरा ड्रग है, राइट, और ये देखो एक्टिव साइट की तो शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये जो आपके पास में सबस्ट्रेट है ये अपने एक्टिव साइट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। एंड इन दिस वे द inhibition will take place. Since the drug is going and getting attached to an allosteric site, this type of inhibition is also called allosteric inhibition. So this is a type of non-competitive inhibition where the drug is going to the allosteric site, and because of the attachment to the allosteric site, it is changing the shape of the active site. So substrate is now confused. तो वो attach नहीं होगा. So this is the way how drugs are inhibiting the activity of enzyme. Now next is receptors. So next target हम देखेंगे receptors as drug targets. Okay. So receptors as drug targets. Now receptors क्या है? Receptors क्या है देखिए. So friends, receptors. So receptors now our second drug target mechanism में हम लोग करेंगे drug receptor mechanism. So see first of all what are receptors? So receptors are basically proteins. ये हमारे क्या होते हैं? Proteins ही होते हैं. And these proteins play very important role in the communication process, right? तो जो भी communication होता है, जो भी message transfers होते हैं from neuron to neuron or neuron to the muscles, that occurs via receptors. Now the question is that where are the receptors present? So maximum receptors are present on the plasma membrane या फिर आप बोल सकते हैं cell membrane. So देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी है यहाँ पे. This is cell membrane. This is the inner surface of the cell membrane and this is the outer surface of the cell membrane.
and between these two surface you can see the structure. This is basically receptor. This is receptor. रिसेप्टर देखिए इनर सरफेस तो ये सब इंटीरियर है सेल का, एंड ये सारा पोर्शन इज द एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द सेल. सो रिसेप्टर्स दे आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, राइट. अब आप देखेंगे रिसेप्टर्स आर एम्बेडेड इन सच अ वे कि उनका एक जो बाइंडिंग साइट वाला, जो एक्टिव साइट वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, it is coming out of the cell membrane, it is projecting in the outward direction. अब ये जो बाइंडिंग साइट है, it is also playing a very important role, क्योंकि रिसेप्टर्स को तो मैसेज मिल रहा है. तो जो मैसेज मिल रहा है रिसेप्टर्स को, वो कौन लेकर आ रहा है? डेफिनेटली कोई मैसेंजर ही लाएगा मैसेज. सो रिसेप्टर के लिए जो मैसेज आ रहा है वो लेकर आ रहा है एक केमिकल मैसेंजर, राइट. ये केमिकल मैसेंजर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये हमारे हार्मोन्स हो सकते हैं बॉडी में, या फिर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं. सो जो भी रिसेप्टर के लिए मैसेज ला रहा है वो हमारे क्या है? केमिकल मैसेंजर. जैसे ही केमिकल मैसेंजर नियर द रिसेप्टर आता है, राइट, तो रिसेप्टर विल चेंज द शेप ऑफ इट्स बाइंडिंग साइट. इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैसेज ट्रांसफर शुरू हो गया है. जैसे ही केमिकल मैसेंजर सारा का सारा मैसेज ट्रांसफर कर देगा, right, तो उसका जॉब डन, then it will go away from the receptor. So the moment the chemical messenger will give all the message to the receptor, right, so then you will find that the binding site shape will again come, it will change back to normal. Chemical messenger का message passed on. So basically receptors are playing important role in the communication process. Now if we are using a drug, तो डेफिनेटली द ड्रग क्या करेगा? रिसेप्टर की जो ये एक्शन है, रिसेप्टर के एक्शन को या तो एनहांस करेगा या तो इनहिबिट करेगा. सो बेस्ड ऑन द टू एक्शंस वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स. फर्स्ट इज एंटागोनिस्ट, राइट. सो एंटा मतलब तो होता है अगेंस्ट, मतलब कि रिसेप्टर के अगेंस्ट काम कर रहा है. सो दीज काइंड्स ऑफ ड्रग्स दे बेसिकली ट्राइज टू ब्लॉक द मैसेज. ये नहीं चाहते कि रिसेप्टर को मैसेज मिले, राइट. दे ट्राइज टू ब्लॉक द मैसेज. सो इन दिस केस आपके पास में हम कैसा ड्रग यूज करेंगे? एंटागोनिस्ट. सो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर. सेकेंड टाइप ऑफ ड्रग्स आर योर एगोनिस्ट. सो एगोनिस्ट बेसिकली क्या करते हैं? एगोनिस्ट आर बेसिकली यूज्ड व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर. सो जो नेचुरल केमिकल मैसेंजर है बॉडी में कम है, राइट. सो बेसिकली अगर ये कम है तो रिसेप्टर जो वर्क करा रहा है वो भी कम हो जाएगा. सो अगर नेचुरल केमिकल मैसेंजर कम है तो एगोनिस्ट आर द ड्रग जो इसको मिमिक करेंगे, राइट. वो क्या करेंगे? नेचुरल केमिकल मैसेंजर को मिमिक करेंगे एंड दे विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर. और रिसेप्टर की एक्टिविटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे. एंड दे आर ब्लॉकिंग द मैसेज, सो दे आर डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर. सो बेसिकली टू काइंड्स ऑफ ड्रग्स वी विल सी, एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट. और इनमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, राइट, दैट व्हाट डू यू मीन बाय एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट ड्रग्स और द डिफरेंस बिटवीन देम. So after discussing this, let us just understand the therapeutic action of some drugs. Right? So I hope it is clear. Receptors role. So next is therapeutic action of drugs. So first drug जो हम लेने वाले हैं यहाँ पे वो हम लेने वाले हैं एंटासिड्स. सो एंटासिड्स जो है हमारे पास में दे आर वर्किंग अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी. हो जाता है ना, इनडाइजेशन, एसिडिटी, इनडाइजेशन, राइट. सो अगर एसिडिटी या इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, इन दैट केस वी यूज एंटासिड्स. Antacids are basically curing
दे आर बेसिकली क्योरिंग, ठीक करने में हेल्प करते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को, राइट. सो दे आर क्योरिंग द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी. सो आपके पास में जो कॉमनली यूज्ड एंटासिड्स है वो क्या है? सो कॉमनली यूज्ड एंटासिड्स है हमारे पास में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. इसके अलावा वी हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, राइट. सो दीज आर माइल्ड बेसिस. अब इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये जो है आपके पास में कॉमनली यूज्ड एंटासिड और बहुत यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, राइट. ऐसा क्वेश्चन भी आता है दैट व्हाई द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आर बेटर एंटासिड देन सोडियम बाइकार्बोनेट. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट अ वेरी गुड एंटासिड. रीजन क्या होता है? अगर ये हम गलती से भी एक्सेस ले लें सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये क्या करेगा? ये हमारे स्टमक को बना देगा अल्कलाइन, राइट. ये हमारे स्टमक को क्या बना देगा? अल्कलाइन. जैसे ही स्टमक अल्कलाइन बनेगा तो बॉडी को लगेगा कि हाँ भी हमारा स्टमक तो अल्कलाइन हो रहा है. उस समय बॉडी क्या सोचेगी कि अब इस जो पीएच हमारा इंक्रीज हो रहा है स्टमक का, उसको डिक्रीज करने के लिए इट विल सेक्रीट मोर एसिड. सो सेक्रीशन ऑफ इवन मोर एसिड, तो हमें और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी एसिडिटी की, राइट. अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स का, सो ये इनसॉल्युबल है. अगर इनसॉल्युबल होने की वजह से क्या होता है कि हाँ दे आर बेसिकली मेकिंग द स्टमक न्यूट्रल बट दे डोंट लेट, राइट, दे डू नॉट इंक्रीज द पीएच अबव न्यूट्रलिटी. न्यूट्रल बना के स्टमक को छोड़ देगा, न्यूट्रलिटी से ऊपर नहीं जाएगा, राइट. सो एक क्वेश्चन ये आता है. अब अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सो दे आर बेसिकली क्योरिंग द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी. बट कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, अल्सर, राइट, सीवियर अल्सर. तो इस केस में बहुत प्रॉब्लम होती है. उस केस में हम लोग ये तो बार बार नहीं खा सकते हैं, राइट. इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक. सो इसका पहले तो कुछ इलाज था नहीं, बट 1970s तक तो पीपल वर डिपेंडिंग अपॉन द एंटासिड्स ओनली. बट 1970 में देयर वाज अ मेजर एडवांसमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी. ऐसा क्या एडवांसमेंट हुआ? एडवांसमेंट क्या हुआ? हमें पता चला कि एसिडिटी का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिडिटी. और अगर आपको किसी चीज का कॉज समझ आ जाए तो फिर क्या होता है, ट्रीटमेंट बहुत इजी हो जाता है. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिडिटी ये पहले नहीं पता था, बट 1970 में क्या पता चला कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिडिटी. कॉज क्या है? एक केमिकल है, राइट. एक केमिकल है जिसका नाम है हिस्टामिन, राइट. दिस हिस्टामिन is a chemical which is responsible for the secretion of HCl and pepsin. जो हमारे स्टमक में जो HCl और जो पेप्सिन सेक्रीट हो रहा है वो क्यों सेक्रीट हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस केमिकल नोन एज हिस्टामिन. तो जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है या अल्सर का प्रॉब्लम है, राइट, जिनके अल्सर्स को ठीक करने के लिए मेडिसिन नहीं होती थी, डॉक्टर्स को क्या करना पड़ता था, उस एरिया को ऑपरेट करके उसको पूरा का पूरा रिमूव करना पड़ता था बिकॉज देयर वाज नो ट्रीटमेंट. पर जब ये पता चला कि हाँ भाई ये हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एसिडिटी, सो ऐसे पेशेंट्स के लिए कैसी मेडिसिन बनने लग गई? एंटी हिस्टामिन. ये जो एंटी हिस्टामिन थे ये कैसे वर्क कर रहे थे? एज एंटासिड्स वर्क कर रहे थे. और आपके पास जो फर्स्ट एंटी हिस्टामिन थी दैट इज सिमेटिडिन, राइट. सिमेटिडिन इज द फर्स्ट एंटी हिस्टामिन एंड इट वाज द लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग. उस टाइम पे जैसे ही पता चला कि ये ड्रग जो है ये प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा, तो ये लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग बन गया था अपने टाइम पे. इसके बाद में इसका और बेटर वर्जन आया रैंटिडीन. So cimetidine and rantidines are basically antihistamines which are working as antacids, जो कि क्या कर रहे हैं? Which are working as to cause the problem of acidity, right? Next category of drugs में हम लोग और देखेंगे कि हिस्टामिन एक तो करता है secretion of HCl and pepsin, right? ये आपने नोट कर लिया. इसके अलावा हिस्टामिन और क्या क्या करता है, right? So let us just understand that. So grabbing the students. So हिस्टामिन का एक तो है दैट हिस्टामिन इज बेसिकली सेक्रीटिंग
HCl एंड पेप्सिन। इसके अलावा हिस्टामिन और क्या क्या करता है, तो हिस्टामिन के थोड़ा सा हमें फंक्शंस और अच्छे से समझने पड़ेंगे कि ये हिस्टामिन क्या क्या करता है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो एक तो करता है सेक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिन। दूसरा हिस्टामिन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कॉन्जेशन, नाक बंद हो जाती है, राइट। तो नेजल कॉन्जेशन कफ के टाइम पे हमारी नाक बंद हो जाती है। देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जीज ऑल्सो, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, जो एलर्जीज डेवलप करते हैं हम लोग, दैट इज बिकॉज ऑफ हिस्टामिन। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन, सूजन आना, रेडनेस होना, राइट। तो जो आता है दैट इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो ड्यू टू हिस्टामिन। तो हिस्टामिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ठीक है, सेक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिन वाला तो एंटासिड। इसके अलावा अगर ये प्रॉब्लम्स है, एलर्जीज है, नेजल कॉन्जेशन है, इन्फ्लेमेशन है, तो भी हमें कैसी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, हमें एक एंटी हिस्टामिन की जरूरत पड़ेगी, राइट। इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी हमें एंटी हिस्टामिन चाहिए। पर कौन सी एंटी हिस्टामिन हम लोग इन प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं, सो नाम में यहाँ लिख रही हूँ ब्रोमोफेनेरामीन, राइट, एंड द सेकेंड वन इज फेनलजीन। सो ब्रोमोफेनेरामीन एक हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, आप फेनलजीन नहीं, सॉरी, प्लीज करेक्ट दिस, फेनलजीन नहीं यूज करेंगे। सो ब्रोमोफेनेरामीन, और दूसरा हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं सेल्डे, प्लीज करेक्ट, देयर सो मेनी नेम्स इन दिस चैप्टर, सो मेनी ड्रग्स नेम। सो ब्रोमोफेनेरामीन जिसको हम लोग डाइमटैप भी कहते हैं, and Selde, other name is terfenadine. So these are basically antihistamines which are used for this problem. तो अभी मैंने आपको बोला कि सिमेटिडीन एंड रैंटिडीन ये भी एंटीहिस्टामिन्स है, राइट। और ये बेसिकली क्या कर रही हैं, एसिडिटी कंट्रोल कर रही हैं। ये भी एंटीहिस्टामिन्स है, बट दे आर अंडर विच कैटेगरी, दे आर एंटीहिस्टामिन्स विच आर यूज्ड एज एंटी एलर्जिक ड्रग्स, and these antihistamines are basically used as antacid. तो अगर किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, क्या वो इस एंटीहिस्टामिन को ले सकता है, क्या वो सिमेटिडीन ले सकता है। और जो मुझे एसिडिटी है तो मैं सिमेटिडीन लूंगी, तो क्या एसिडिटी का प्रॉब्लम तो ठीक हो रहा है, बट साथ साथ में अगर एलर्जी है तो एलर्जी भी ठीक हो जाएगा, नो। व्हाई, बिकॉज दीज एंटी एलर्जिक ड्रग्स दे हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स। इनके रिसेप्टर्स नोज में है, स्किन में है, जबकि ये जो हमारे पास रैंटिडीन एंड सिमेटिडीन है, इनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द वॉल्स ऑफ स्टमक। सो डिफरेंट रिसेप्टर्स मीन्स डिफरेंट एक्शन, राइट। सो दीज ड्रग्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एंटासिड्स। सो आफ्टर डिस्कसिंग antihistamines, let us move to the next category of drugs. The next category of drugs is neurologically active drugs. So next is neurologically active drugs, right? Neurologically active drugs. So neurologically active drugs में we have two categories, tranquilizers, and the next category is analgesics. So tranquilizers basically क्या करते हैं, देखो, tranquilizers या analgesics जो होते हैं, they basically affect the message transfer mechanism between the nerve and the receptor. नर्व से रिसेप्टर के बीच में जो भी मैसेज ट्रांसफर होता है उस मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग को एक सेंस ऑफ वेल बीइंग, या हमें अगर दर्द है तो हमें वो दर्द की फीलिंग नहीं आती है, राइट। वी फील दैट वी आर परफेक्टली फाइन. So let us understand the category of tranquilizers first. So tranquilizers are basically that class of chemicals which is used for the treatment of stress. अगर stress है, right? It is used for the treatment of depression. Okay, depression, stress, hypertension, right? Mental disorders. अगर mental disorders है, then which drugs are used? It is the tranquilizers. They basically induces a sense of well-being. ऐसा लगेगा कि जैसे आप tranquilizers लेंगे कि हम लोग बिल्कुल perfectly fine है. So basically they induces a sense of well-being. तो सिखाते
ट्रैंक्विलाइजर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इन स्लीपिंग पिल्स बिकॉज दे आर हिप्नोटिक इन एक्शन। हिप्नोटिक का मतलब स्लीप प्रोड्यूसिंग। तो जैसे ही ट्रैंक्विलाइजर्स को खाएंगे तो उससे क्या हो जाएगी, नींद आ जाएगी। सो दे आर स्लीप प्रोड्यूसिंग, सो दे आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स ऑल्सो। नाउ दीज ट्रैंक्विलाइजर्स आर स्लीप प्रोड्यूसिंग। अभी ट्रैंक्विलाइजर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ओके, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्लास। सो ट्रैंक्विलाइजर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? देखो हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स एक न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है, राइट। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जो बच्चे बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं वो बहुत इजीली इन चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे मैथ स्ट्रीम से हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, राइट। बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म्स हैं इस चैप्टर में, सो वी विल नॉट गो वेरी मच डिटेल। आप लोगों को सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ना है। तो हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है, राइट, जिसका नाम है नॉर एड्रिनलिन, राइट। इसका नाम क्या है, नॉर एड्रिनलिन। ये जो नॉर एड्रिनलिन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द मूड चेंजेस। तो ये मूड चेंजेस को कंट्रोल करता है, राइट। अगर इसका लेवल बॉडी में सही अमाउंट में है, द लेवल इज राइट, ऑप्टिमम लेवल है अगर, then the person will feel that I'm perfectly fine. But as the level of the this neurotransmitter starts decreasing, then the person will start feeling depressed. उसको टेंशन, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। सो डिप्रेशन के लिए बहुत ये न्यूरोट्रांसमीटर इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। अब इसका लेवल कम क्यों होगा? बॉडी में होगा कोई ना कोई एंजाइम होगा जो कि क्या कर रहा होगा, इसका डिग्रेडेशन कर रहा होगा, डिग्रेडेशन ऑफ नॉर एड्रिनलिन कर रहा होगा बॉडी के अंदर। इस वजह से ही तो इसका लेवल क्या कर रहा होगा, कम हो रहा होगा, जिसकी वजह से लेवल क्या हो रहा है इसका, लो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, राइट। सो बेसिकली कोई ना कोई एंजाइम होगा which is going to degrade noradrenaline, as a result of which its level is decreasing and the person is feeling depressed. So ये हो रहा है, राइट, पर्सन डिप्रेशन में हो रहा है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा ओके फाइन, सफरिंग फ्रॉम दिस डिप्रेशन, लेट मी गिव यू सम मेडिसिन। सो वो मेडिसिन या जो ड्रग देगा वो ड्रग क्या करेगा, तो डॉक्टर ने क्या किया, ट्रैंक्विलाइजर दे दिया या वो ड्रग दे दिया, राइट, कोई ट्रैंक्विलाइजर दिया। तो अभी ट्रैंक्विलाइजर क्या करेगा, ट्रैंक्विलाइजर क्या करेगा, वो जाएगा और जाके इस एंजाइम पे अटैक करेगा, राइट। ट्रैंक्विलाइजर जाके इस एंजाइम की को डिग्रेड करेगा। अब ना रहेगा एंजाइम तो नहीं होगा नॉरएड्रेनालिन का डिग्रेडेशन। इफ देयर बी नो डिग्रेडेशन दैट मींस द अमाउंट लो तो नहीं होगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने लगेगा, राइट। अमाउंट क्या करने लगेगा आपका, इंक्रीज करने लगेगा, डिप्रेशन, राइट। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट the medicine which we are taking is going to block the enzyme, right, as a result of which the level of noradrenaline will increase and the person will have a sense of well-being. उसको लगेगा मैं perfectly fine हूँ। Let us see some examples of tranquilizer. So example आपके पास में क्या क्या आ जाएगा, iproniazid, right, iproniazid, then phenazine. Apart from that, there are barbiturates also. Barbituric acid के जो derivatives हैं, we call them barbiturates. So barbiturates like your veronal, luminal, seconal, and many examples. Okay, so they are. So इसके अलावा ये तो हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं। वैसे ही हमारा हाइपरटेंशन का अगर प्रॉब्लम है तो भी हम ट्रैंक्विलाइजर लेंगे। एक नाम आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, इक्वानल। इक्वानल इज अ ट्रैंक्विलाइजर जो कि हम लोग डिप्रेशन में भी यूज करते हैं। तो इट इज एन एंटी डिप्रेसेंट एज वेल एज इट हेल्प्स इन रिलीविंग हाइपरटेंशन ऑल्सो। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स। नाउ लेट अस मूव टू द क्लास ऑफ एनाल्जेसिक्स। सो rubbing this, please see if you have any doubt. Now next category of neurologically active drugs is analgesics. Now analgesics are basically pain relievers or pain killers. They abolishes pain, right? तो ये पेन को कम करते हैं। तो पहले मैं बता दूं पेन को कैसे कम करते हैं, right? And then we will see the class.
सो पेन किलर्स है। अब ये पेन कैसे काम करते हैं? देखो हमारी बॉडी में एक केमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिन, राइट? ये जो केमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन। जो हमें दर्द होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन एंड इन्फ्लेमेशन, जो हमें सूजन या जो हमें रेडनेस होता है, राइट? सूजन जहाँ पे स्वेलिंग होती है उसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिस्पॉन्सिबल है। So analgesics are the medicines which are going to decrease the level of prostaglandins in our body. As a result of which क्या होगा? हमारा पेन कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, राइट? सो हम लोग इनको यूज करते हैं फॉर आर्थराइटिस ऑल्सो। जब आर्थराइटिस में इतना पेन होता है, स्केलेटल जो हमारे टिश्यूज है उनमें पेन होता है, तो वी यूज एनाल्जेसिक्स। दे आर नॉर्मल, हमें जो पेन है उसको रिमूव करने के लिए भी हम लोग इनका यूज करते हैं। So now let us understand the classification. So classification में if you see, analgesics are classified into two categories. One is narcotic and the other one is non-narcotic. So non-narcotic analgesics क्या होते हैं? जिनका हमें addiction नहीं होता, they are non-addictive, right? हमें इनका कोई addiction नहीं होता. Whereas जो narcotic analgesics है, they are addictive, right? इनका हमें क्या हो जाता है? Addiction हो जाता है. सो नॉन नार्कोटिक जो हमारे पास में एनाल्जेसिक्स हैं, राइट, दे आर नॉन एडिक्टिव, कोई हमें एडिक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल, राइट, एंड एस्पिरिन, इनको हम लोग यूज करते हैं। ये जो हमारे एनाल्जेसिक्स है, दे कैन बी ऑल्सो यूज एज एंटी पायरेटिक ऑल्सो। आप इन्हें एंटी पायरेटिक की तरह भी यूज कर सकते हो टू रिड्यूस फीवर, राइट? फीवर रिड्यूस करने में भी इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इनको यूज करते हैं, मतलब अगर आप बात करें एस्पिरिन की, सो एस्पिरिन जो है वो एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग केमिकल है। सो वो हम यूज करते हैं, यूज्ड फॉर हार्ट पेशेंट्स, ताकि ब्लड क्लॉट ना करे। सो उन लोगों के ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं, तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट पेशेंट्स, राइट? इसके अलावा अगर नार्कोटिक ड्रग्स का देखा जाए, तो नार्कोटिक ड्रग्स है बेसिकली एडिक्टिव वंस। अगर इनको हम लोग लें, राइट, तो इनसे एडिक्शन हो सकता है। तो आप बोलो मैम अगर इनसे एडिक्शन हो सकता है तो हम इन्हें ले ही क्यों रहे? इन्हें लेना पड़ता है जब पेन बहुत सीवियर हो, राइट? जैसे ऑपरेशन के बाद का पेन, जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, या चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो पेन होता है, या फिर आपका हार्ट जो कार्डियक अरेस्ट जब आता है, राइट, तो कार्डियक पेन, तो जब पेन बहुत सीवियर हो, इन दैट केस दीज ड्रग्स आर टेकन। इनके एग्जांपल्स क्या हैं आपके पास? मॉर्फिन एंड द होमोलोग्स ऑफ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन एंड उसके होमोलोग्स मीन स्ट्रक्चर में बहुत मैच करते हैं, कोडीन, मॉर्फिन, राइट, हेरोइन, सो दीज आर द होमोलोग्स। सो दीज ड्रग्स, अब ये जो ड्रग्स है, अगर इनका अमाउंट, राइट, या इनका जो डोजेस है थोड़ा भी हाई हो जाए या ओवरडोज हो जाए, देन इट कैन लीड टू सीवियर प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्वर्जन्स, स्ट्यूपियोर, कोमा में जा सकता है पर्सन, राइट? उसको क्या बोलते हैं, आपका लाइफ भी जा सकती है। सो इट्स वेरी डेंजरस दैट इफ द डोजेस बिकम्स मोर देन व्हाट suggested by the doctors. So these are narcotic drugs, right? They can take life also. So after discussing this neurologically active drug, let us move to the next category of drugs. Next category of drugs is antimicrobials. So antimicrobials. So antimicrobials में we have three categories: antibiotic. The second one is antiseptic, and the third one is disinfectant, right? So पहले हम लोग एंटीबायोटिक के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एंटीबायोटिक ड्रग्स, सो एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में पहले ये नोशन था कि ये जो ड्रग्स है ये हम लोग किससे ऑब्टेन करें? वी आर ऑब्टेनिंग दीज केमिकल्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, right? So these are antibiotics, but later on it was seen that these drugs are wholly or partly obtained these drugs are wholly or partly synthesized in the laboratory, right?
सो इनको हम लोग केमिकली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं कंप्लीटली. सो एंटीबायोटिक्स आर केमिकली प्रोड्यूस्ड So antimicrobials में we have seen that there are three: antibiotic, antiseptic and disinfectant. अगर हम लोग एंटीबायोटिक की बात करें स्टूडेंट्स, सो एंटीबायोटिक्स के बारे में पहले एक नोशन था कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दीज केमिकल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देन दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द माइक्रोब्स जिन्होंने हमें इन्फेक्शन कॉज किया, उनको किल कर रहे हैं या उनको ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं. बट लेटर ऑन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई केमिस्ट्री में, there were some antibiotics which are completely synthesized in the laboratory. So antibiotic का जो definition है, it is that they are the drugs, right, or the chemicals. They are chemicals which are wholly or partly, right, which are wholly or partly synthesized, right, by from chemicals only, right, in the laboratory, and they are used to kill or inhibit the growth of microorganisms by blocking their any of the important metabolic pathway. So this is the how antibiotics were working. Now let us see some historical part in this. So हमारे पास में एक साइंटिस्ट, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, बेसिकली जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, पॉल एरलिच, right? So Paul Ehrlich, he was basically working, as we are discussing antibiotic, so he was basically working on the treatment of syphilis. So syphilis एक तरीके का STD है और इसके ट्रीटमेंट पे वर्क कर रहे थे. ये किसकी वजह से होता है ये डिजीज? ये होता है बैक्टीरिया स्पाइरोकीट की वजह से, राइट? सो ही वाज वर्किंग, दिस बैक्टीरियोलॉजिस्ट वर वर्किंग ऑन द मेडिसिन फॉर सिफिलिस एंड ही वाज सक्सेसफुल आल्सो. इन्होंने जो मेडिसिन बनाया इसका, वो मेडिसिन का नाम था साल्वर्सन, राइट? तो साल्वर्सन जब इन्होंने बनाया, जिसका दूसरा नाम था आर्सफिनामीन, राइट? तो जब इन्होंने ये बनाया तो देखा गया कि जो साल्वर्सन है उसमें आर्सेनिक, डबल बॉन्ड आर्सेनिक लिंकेज है. अब ये जो मेडिसिन था, इट वाज हाईली टॉक्सिक टुवर्ड्स द बैक्टीरिया स्पाइरोकीट, बट साथ ही साथ इट वाज हैविंग अ लेस टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ह्यूमंस आल्सो. मतलब ये नहीं बोल सकते कि इसका साइड इफेक्ट नहीं था, इसका साइड इफेक्ट था, बट सिफिलिस के लिए उस टाइम तक कोई भी मेडिसिन नहीं थी. सो इट वाज अ ग्रेट डिस्कवरी. सो ही वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग द मेडिसिन फॉर सिफिलिस. बट ये जो मेडिसिन था, इससे ही खुद सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि इसका साइड इफेक्ट था ह्यूमंस पे. तो उन्होंने और काम किया, राइट, फॉर दिस ड्रग. और उन्होंने काम किया तो जब ही वाज वर्किंग ऑन दिस मेडिसिन, तो एट द सेम टाइम ही वाज वर्किंग ऑन एजोडाइज आल्सो. साइड बाय साइड उनका काम चल रहा था एजोडाइज के ऊपर भी. एजोडाइज में होता है एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज, जबकि आर्सफिनामीन में है एएस डबल बॉन्ड एएस लिंकेज. सो दिस इज द कॉमनैलिटी बिटवीन द टू ड्रग्स. तो इन्होंने सोचा कि एजोडाइज तो है हमारे पास में, एंड एजोडाइज का कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, बट एंड इट इज पर्टिकुलरली स्टेनिंग दैट पोर्शन ऑफ द टिश्यू और सेल जहां पे इसको हम यूज कर रहे हैं. तो ये सोचते हुए ही मेड अनदर ड्रग, राइट, ही मेड अनदर ड्रग. तो उस ड्रग का जो एक्टिव कंपाउंड था वो था प्रॉन्टोसिल, राइट. प्रॉन्टोसिल वाज नॉट द एक्चुअल ड्रग, राइट. लेकिन जैसे ही हम प्रॉन्टोसिल बॉडी में लेंगे, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था? वो सल्फा नीलामाइड में कन्वर्ट हो रहा था, राइट. सल्फा नीलामाइड इज दिस SO2NH2, right? So sulfur nilamide was the active compound, and ये जो सल्फा नीलामाइड है, इसका जो इफेक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे था. इट वॉज कम्प्लीटली किलिंग द बैक्टीरिया एंड नॉट एट ऑल हार्मिंग द ह्यूमन सेल्स. सो इन्होंने क्या देखा यहाँ पे, यहाँ से हमें एक न्यू कैटेगरी ऑफ ड्रग्स मिला, सल्फा ड्रग्स. जो सल्फा ड्रग्स है इनको हम लोग सल्फोनामाइड्स भी बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने बिगनिंग में डिस्कस किया था. एंड ऑल द सल्फोनामाइड्स आर हैविंग अ कॉमन स्ट्रक्चर, एंड ऑल द सल्फोनामाइड्स आर बेसिकली एंटीबैक्टीरियल इन नेचर. सो आफ्टर दिस एंटीबायोटिक, right, there are many there is the different classification of antibiotic.
So let us just understand that classification also. First classification is on the basis of action. So there are some antibiotics which are bacteriostatic, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, राइट. इसके अलावा देर आर एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिसाइडल है, जो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं. तो साइडल मीन्स किलिंग, दे आर गोइंग टू किल बैक्टीरियाज, एंड स्टैटिक मतलब दे आर गोइंग टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, राइट. सो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही रोक देगा. सो बैक्टीरिसाइडल में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पेनिसिलिन का, जबकि आपके पास में बैक्टीरियोस्टैटिक में आप देख सकते हैं टेट्रासाइक्लिन, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है एंटीबायोटिक का, वो हमारे पास में आता है स्पेक्ट्रम के बेसिस पे, राइट. सो हमारे पास 3 है इसके अंदर कैटेगरी. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, राइट. द सेकेंड वन इज नैरो स्पेक्ट्रम, और द थर्ड कैटेगरी इज लिमिटेड स्पेक्ट्रम. सो हमारे पास में देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, तो हमारे पास एक टेस्ट होता है ग्राम टेस्ट. जो बैक्टीरिया इस ग्राम टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, वी कॉल देम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड द बैक्टीरिया व्हिच गिव दिस टेस्ट नेगेटिव आर नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. So a broad spectrum जो antibiotics है, they are the antibiotics which are covering a wide range of bacteria. So they are basically working against both gram positive and gram negative. हर तरीके के बैक्टीरिया को क्या कर रहे हैं, अगर उनके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, right, then we call that kind of antibiotic as broad spectrum. If the antibiotic is working either on gram positive or on gram नेगेटिव, या तो ग्राम पॉजिटिव पे या तो ग्राम नेगेटिव, दोनों को कवर नहीं कर रहा, देन वी कॉल द नैरो स्पेक्ट्रम. और लिमिटेड स्पेक्ट्रम तो कोई रेंज ही नहीं है, राइट. इट इज वर्किंग, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट अ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट ही अगर ये इफेक्टिव है, देन वी कॉल इट लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, राइट. सो हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में जनरली पेनिसिलिन के सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस आते हैं, अमोक्सिलिन, राइट, एम्पिसिलिन, एंड नैरो स्पेक्ट्रम में हमारे पास आता है पेनिसिलिन जी. सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एंटीसेप्टिक्स. सो नेक्स्ट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स एंटीसेप्टिक. सो एंटीसेप्टिक्स, नाउ एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं, दे ऑल्सो किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. लेकिन इनको हम लोगों को इंजेस्ट नहीं करना होता है. वी आर नॉट टेकिंग देम इनसाइड अवर बॉडी, रादर दे आर अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू, राइट, और वुंड्स, कट, कोई अल्सर है, राइट. सो ये इन एरियाज पे अप्लाई किए जाते हैं. तो दे आर अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू, दे आर नॉट इंजेस्टेड. एंटीसेप्टिक्स के हम लोग थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो इट इज योर सॉफ्रामाइसिन, देन इट इज फ्यूरासिन, डेटॉल, आयोडीन, दिस इज टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडोफॉर्म. So many examples, कुछ भी आपसे 2 या 3 एग्जाम्पल्स पूछ ले. सो सॉफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन, डेटॉल पे एक क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है that what is the constituents of Dettol. So constituents of Dettol are chloroxylenol and terpinol. So terpinol and chloroxylenol, they are the constituents of Dettol. इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है that which compound is added to soaps to impart antiseptic properties. जो हम लोग सोप यूज करते हैं उनमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करने के लिए अ केमिकल इज एडेड. सो दैट केमिकल इज नोन एज बायथायोनल. सो बायथायोनल इज एडेड टू सोप्स, राइट, टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, ताकि वो एंटीसेप्टिक रहे. सेप्टिक प्रॉपर्टीज. इसके अलावा अगर आप बात करें टिंचर ऑफ आयोडीन, सो इट इज 2 to 3% ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर. तो अल्कोहल वाटर मिक्सचर में अगर आप 2 to 3% आयोडीन डाल दें,
Then that forms tincture of iodine, which is used as an antiseptic. Iodoform is also good antiseptic. Apart from that, boric acid also. Boric acid को भी हम लोग use करते हैं. It is a weak, mild antiseptic for eyes. So this is antiseptic. They are applied on the skin and on living tissues. Next category is disinfectants. So next is disinfectants. Under the category of antimicrobials, जब हमारे पास सब microbes कोई है तो disinfectants. Now disinfectants जो है वो हम अप्लाई करते हैं inanimate objects. डिफरेंस आ सकता है antiseptics and disinfectants में. जो antiseptics are applied on living tissues, disinfectants are applied on inanimate objects, that is non-living surfaces. Non-living surfaces like floors, फ्लोर पे लगा लो, किसी इंस्ट्रूमेंट पे डाल दो, राइट. तो जैसे आपका लाइजॉल एंड ऑल, बट एग्जाम्पल आप लोग प्रॉपर लिखेंगे, यू नॉट गोइंग टू राइट लाइजॉल इन एग्जाम. सो डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग सर्फेसेस. डिसइंफेक्टेंट्स हमारे पास में क्या है, आपके पास एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड, देन क्लोरीन. क्लोरीन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट. There are some substances which can act as disinfectant as well as antiseptic also. For example, phenol. So if you are using a 0.2% solution, then it is antiseptic, but more than that is disinfectant. So ये हमें ध्यान रखना है. So after all this, let us move to the next category of drugs, that is anti-fertility drugs. So anti-fertility drugs are basically used to control the population fertility drugs. So इनमें हम लोग क्या यूज करते हैं, we are using synthetic progesterone. Progesterone is a hormone, but synthetic progesterone is more efficient than the natural one. So synthetic progesterone, that is norethindrone. ये नाम आप लोग याद करेंगे. This is the name of the drug or the medicine, right? एंड सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन. इसके अलावा कई जगह हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन प्लस सिंथेटिक ईस्ट्रोजन. सो दैट फॉर्म्स योर नोवेस्ट्रॉन. सो नाम पूछ लिया जाता है नोवेस्ट्रॉन. सो दे बेसिकली हेल्प्स इन बर्थ कंट्रोल. सो हियर स्टूडेंट्स, वी आर फिनिशिंग विद ऑल द टाइप्स ऑफ ड्रग्स. Now the next video will be on cleansing agents and the chemicals and food industry. Till then you study this video properly. If you find any kinds of problem or doubts, then you can ask your queries in the comment section.